नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार राणा सांगा जो है अपना निर्वासित जीवन अजमेर में बिताते हैं और अजमेर में करमचंद पवार के द्वारा राणा सांगा को शरण दी जाती है और जब राणा सांगा शासक बनते हैं तो शासक बनने के बाद राणा सांगा करमचंद पवार को एक उपाधि देते हैं जिसे कहते हैं रावत। अब राणा सांगा राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा की फोटो आपको पीछे दिख रही है और राणा सांगा कहें ज्यादा उचित रहेगा। महाराणा सांगा की अगर बात करें तो महाराणा सांगा का टाइम शासक के रूप में 1509 से लेकर 1528 तक है। राणा सांगा या महाराणा सांगा का काल मुख्य रूप से युद्धों के लिए जाना जाता है। महाराणा सांगा का जन्म जो है 1482 में हुआ और 1509 में ये शासक बने। शासक बनने से पहले इन्हें अपने भाइयों से एक प्रकार से सत्ता संघर्ष करना पड़ा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया और अन्य भाई जो थे इन्हें मारने का प्रयास कर रहे थे और स्वयं शासक बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नियति के अनुसार राणा सांगा मेवाड़ के शासक बन गए। अब राणा सांगा की बात करें तो इनका राज्याभिषेक राणा सांगा का राज्याभिषेक जो है ये 24 मई 1509 को हुआ। अब बोले साहब डेट याद करनी है राज्याभिषेक की भी नहीं, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि राणा सांगा जब गद्दी पर बैठते हैं उस समय उनके सामने क्या क्या समस्याएं, तो थोड़ा सा सन को ध्यान में रखते हुए हम चल सकते हैं। भारत के खास तौर से कहें कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये राणा सांगा का जो समय है वो देखा जाए तो एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट के रूप में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो महाराणा सांगा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा सांगा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के शासक की नाक में दम किया, मालवा के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहा और यही वजह है कि चंदेरी के जो राजपूत शासक थे मेदिनी राय उनको अपना सैन्य सहयोग दिया, उन्हें कई जागीरें दी और राणा सांगा ही पहले ऐसे शासक थे जिनके शरीर पर आपको 80 से भी ज्यादा घाव दिखेंगे और यही वजह है कि इस राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। तो दो उपनाम से भी आप याद रखिएगा। तो महाराणा सांगा के अन्य नाम की अगर बात करें तो एक तो याद रखिएगा हिंदू पथ और एक नाम मिलता है जिसे कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। हिंदू पथ इसलिए कहते हैं कि अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब हिंदू या कहें सब राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए राणा सांगा के नेतृत्व में इकट्ठे हो रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें नाम दिया गया हिंदू पथ। शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव थे, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं। सैनिकों का भग्नावशेष इसलिए कहा गया है इनको। अब जब गद्दी पर बैठे राणा सांगा तो गद्दी पर बैठे तो सबसे पहली समस्या तो देखिए, सांगा सांगा जब गद्दी पर बैठ रहे हैं तो सांगा के समक्ष कुछ कठिनाइयां हैं।
और इन कठिनाइयों को अगर देखें तो मैप के माध्यम से देखें। देखिए, ये है मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का तख्त मिला, राज मिला राणा सांगा को, लेकिन साथ ही कई कठिनाइयां मिली, जिसमें पहली कठिनाई है दिल्ली। जब राणा सांगा गद्दी पर बैठते हैं तब दिल्ली का शासक होता है सिकंदर लोधी। ये वही सिकंदर लोधी है जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, और आगे चलकर आगरा एक प्रकार से मुगलों की राजधानी के रूप में स्थापित हो रही थी। अब अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी के बाद शासक के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम है इब्राहिम लोधी। तो यहाँ सांगा का संघर्ष जो है वो इब्राहिम लोधी के साथ होगा। और जब राणा सांगा गद्दी पर बैठे थे तो उस समय दिल्ली के शासक के रूप में थे सिकंदर लोधी। इधर एक जगह है जिसका नाम है मालवा। मालवा के साथ संघर्ष राणा सांगा के नहीं बल्कि महाराणा कुंभा के काल से ही आपको देखने को मिलते हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो मालवा का शासक होगा महमूद खिलजी सेकंड। तो दिल्ली और मालवा, दिल्ली और मालवा की अगर बात करें, इसके अलावा एक और है, वो संघर्ष करने को तैयार है, वो है गुजरात। और गुजरात में महाराणा संगा के समक्ष जो कठिनाई पैदा करेगा वो करेगा शासक है मुजफ्फर शाह सेकंड। तो पहले तो ये देख लीजिए कि राणा सांगा जब गद्दी पर बैठते हैं तो राणा सांगा के समक्ष क्या क्या समस्याएं आती है और कौन कौन है। तो तीन याद रखने की आवश्यकता है। पहला दिल्ली, दूसरा मालवा, और एक है गुजरात। अब मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड की अगर हम बात करें तो मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड के साथ जो संघर्ष होता है उस संघर्ष का कारण क्या है। तो उस संघर्ष के कारण की अगर हम चर्चा करें तो उस संघर्ष का कारण है कि महमूद खिलजी सेकंड जो है ये चंदेरी के मेघनी राय की सहायता से, चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता से मालवा का शासक बनता है। इतना सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो महमूद खिलजी का एक भाई था जिसका नाम था साहिब खां, और साहिब खां चाहता था कि महमूद खिलजी सेकंड को हटा दिया जाए, और महमूद खिलजी सेकंड जो है वो एक प्रकार से मालवा का शासक बनना चाहता था। तब चंदेरी के मेदनी राय की सहायता से महमूद खिलजी मालवा का शासक बन गया। इधर कहते हैं कि आगे चलकर
महमूद खिलजी सेकंड ने चंदेरी के मेदिनी राय पर शक किया और गुजरात व दिल्ली से सहायता मांगता है मेदिनी राय को ही हटाने के लिए। और फिर मेदिनी राय जो है ये राणा सांगा की शरण में चले जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो गुजरात, दिल्ली और मालवा। गुजरात में एक जगह, गुजरात के पास, जिसके कहते हैं ईडर। ये थोड़ा समझ लीजिए। अब ईडर राज्य में हस्तक्षेप, ईडर राज्य में हस्तक्षेप। राणा सांगा ईडर राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, ईडर जो है एक बेल्ट बना रहे हैं अपने चारों तरफ जो अपने सहयोगियों का है, और ईडर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर ये चाह रहे हैं कि ईडर में उनका व्यक्ति शासक बन जाए। ईडर के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा भान। राजा भान के दो बेटे, एक का नाम था सूरजमल और एक का नाम था भीम। सूरजमल जब शासक बने, कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती। सूरजमल का एक बेटा था जिसका नाम था रायमल। रायमल अल्पवयस्क था, और यही वजह है कि सूरजमल के भाई भीम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। भीम की भी मृत्यु हो जाती। भीम का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है भारमल। भारमल क्या करता है? गुजरात से सहायता प्राप्त करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में राणा सांगा रायमल को सहायता दी। तो ईडर राज्य में भी हस्तक्षेप किया जाता है। कुल मिला के आपको 3 पर नजर रखनी चाहिए। इतना सा ध्यान रखिए, एक दिल्ली, एक मालवा और एक गुजरात। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राणा सांगा का दिल्ली के साथ एक प्रकार से संघर्ष। चलिए, मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ। ये यहाँ पर रहने दीजिए। अब दिल्ली के साथ संघर्ष, तो दिल्ली के साथ संघर्ष किसके साथ होगा? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के साथ। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है 12 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठ रहा है। तो पहला हेडिंग में डाल रहा हूं, दिल्ली के साथ संघर्ष। दिल्ली के साथ संघर्ष जो होगा वो होगा इब्राहिम लोदी। इधर मैं लिख देता हूँ। अब दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी, और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जो युद्ध करते हैं वे युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सवाल बनता है कि क्यों दोनों के बीच संघर्ष हुआ? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, संघर्ष का कारण भी है। तो संघर्ष के कारण में अगर मैं पहला कारण आपसे चर्चा करूं, तो पहला कारण है साम्राज्य विस्तार की भावना। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि राणा सांगा का काल बेसिकली युद्धों के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि राणा सांगा ने युद्ध किए और युद्ध में अपनी वीरता का भी प्रदर्शन किया और जीते भी। तो दोनों ही, यानी कि मेवाड़ भी चाह रहा है कि उसका साम्राज्य विस्तार हो जाए, और दिल्ली सल्तनत का शासक जो है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, वो भी चाह रहा है कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो जाए।
ऐसे में दोनों की एक प्रकार से अगर देखें तो आकांक्षाएं आपस में टकराती हैं और दोनों के बीच संघर्ष होना जरूरी हो जाता है। अगली चीज, इब्राहिम लोदी जो है वो मालवा पर अधिकार करना चाहता है। इब्राहिम लोदी मालवा पर अधिकार करना चाहता है। देखिए मालवा एक तो मुस्लिम राज्य, दूसरा अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के गेटवे के रूप में काम कर रहा है। इधर राणा सांगा जो है हिंदू राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष होना भी जरूरी हो गया। और एक चीज है, राणा सांगा के द्वारा बयाना पर अधिकार। तो दिल्ली के साथ संघर्ष के मुख्य रूप से तीन कारण आपको देखने को मिलते हैं। पहला कारण दोनों की साम्राज्य विस्तार की भावना। दूसरा कारण जो लोदी है, इब्राहिम लोदी जो है वो मालवा पर अधिकार करना चाहता है। और एक तीसरा कारण जो है, सांगा ने बयाना पर अधिकार कर लिया, भरतपुर के आसपास जो बयाना है उस पर। अब दो युद्ध लड़े जाते हैं, ठीक है सर। एक युद्ध जो है उस युद्ध का नाम है, अगर आप देखेंगे तो है खातोली का युद्ध। चार्ट अगर चाहे तो आप बनाते जाइए, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। ठीक है, तो पहला युद्ध मैं लिख दूं दिल्ली के साथ, जिसका नाम है खातोली का युद्ध। ये मैं और खातोली। अब खातोली के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि खातोली जो है वर्तमान बूंदी में है, और पहले कहा जाता था कि कोटा के पीपलदा तहसील में था। तो स्थान को लेकर आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। टाइम पीरियड ध्यान रखिए कि 22 नवंबर 1517 को इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना, और दिल्ली का शासक बना तो उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत सबसे पहले मेवाड़ के शासक राणा सांगा के खिलाफ अभियान शुरू किया, और इसी अभियान के तहत मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है खातोली का युद्ध। और इस खातोली के युद्ध की बात करें तो बूंदी 1517-18। तो सिंपल सी बात, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। और राणा सांगा की विजय हुई, याद रखिए। अब इस विजय का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड करते हैं, इस विजय का उल्लेख अमर काव्य वंशावली में। और इस विजय का उल्लेख अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी करते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इस विजय की जानकारी या उल्लेख एक तो ध्यान रखिएगा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, एक ध्यान रखिएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, और एक है अमर काव्य वंशावली।
यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 फैक्ट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बात यहीं नहीं रुकेगी सर। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो एक युद्ध और लड़ा जाएगा, जिसे कहेंगे बाडी या धौलपुर का युद्ध। और बाडी और धौलपुर का युद्ध जो है वो भी इब्राहिम लोदी के साथ ही लड़ा जाएगा। तो दूसरा युद्ध स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नंबर 2 बाडी या धौलपुर का युद्ध। बाडी या धौलपुर का युद्ध। अब बाडी या धौलपुर के युद्ध की बात करें तो 1518 वही एक तरफ इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ थे राणा। इस बार इब्राहिम लोदी ने क्या किया, अपना एक सेनापति था जिसका नाम था, अगर देखें, मियां मक्खन। और मियां मक्खन के नेतृत्व में सेनापति मियां मक्खन और इसके नेतृत्व में सेना भेजी। अब जब इनके नेतृत्व में सेना भेजी तो दो सैनिक और थे, दो सेनापति और थे। एक का नाम था मियां हुसैन, और एक का अगर हम देखें तो नाम मिलता है मियां मासूम। मियां हुसैन और मियां मासूम जो है वो राणा सांगा की तरफ हो जाते हैं, और इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय होती है। और राणा सांगा की इस विजय के बाद राणा सांगा जो है उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आते हैं। और बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी या बाबरनामा में इस युद्ध के बारे में कहा है कि इस युद्ध में राजपूतों की विजय हुई है। तो दो युद्ध हो गए हैं। एक देखें तो बाड़ी का युद्ध, और एक खातौली का युद्ध। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ राणा सांगा की विजय, इस विजय का उल्लेख बाबर नाम। तो इसका भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहां तक तो हुई दिल्ली के शासक को हराने की बात। अब दिल्ली के शासक के साथ साथ एक समस्या और है, वो है मालवा। तो देखिए, बात करते हैं मालवा के साथ संघर्ष। अब एक युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा, जिसे कहेंगे गागरोन का युद्ध। गागरोन एक दुर्ग भी है, आपने सुना होगा, झालावाड़ में है, काली सिंध आहू के संगम पर। अब गागरोन की अगर बात करें तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को शासक बनाने में सहायता प्रदान की थी चंदेरी के शासक मेदिनी राय। और मेदिनी राय ने इस पर संदेह किया, यानी तो मेदिनी राय पर संदेह किया महमूद खिलजी द्वितीय ने।
और महमूद खिलजी द्वितीय गुजरात के शासक के पास चला गया। इधर जब महमूद खिलजी द्वितीय गुजरात के शासक के पास चला गया, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि मेदिनी राय ने पत्र व्यवहार भी किया कि साहब आ जाओ, ठीक है, मैं मालवा पर अधिकार नहीं करूंगा, मैं तो एक प्रधानमंत्री के रूप में ही कार्य करना चाहता हूँ। लेकिन महमूद खिलजी सेकंड ने शक किया और शक के बाद इनको निष्कासित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में एक युद्ध होना जरूरी हो गया, और उस युद्ध का कारण अगर हम कहें तो पहला कारण है गागरून के युद्ध का। तो गागरून का युद्ध लड़ा किस किस के बीच गया? तो एक तरफ तो ध्यान रखिएगा, और दूसरी तरफ याद रखिएगा मालवा का महमूद खिलजी सेकंड। मालवा का महमूद खिलजी सेकंड, इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। अब बोले साहब युद्ध के क्या कारण थे? सीधी सी बात है, युद्ध के कारण मेदिनी राय को राणा सांगा के द्वारा शरण देना पहला कारण, जो कि मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से बताया। दूसरा कारण, मेवाड़ और मालवा की शत्रुता आज की नहीं थी, पहले से ही चल रही। कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराया, और हराने के बाद 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। आगे अगर देखें तो मेवाड़ और मालवा दोनों के जो शासक हैं, वो धार्मिक रूप से अपनी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। राणा सांगा खुद को वैष्णव धर्म का समर्थक कह रहे हैं, हालांकि अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। इन्हीं के काल में हसन खां मेवाती इनकी तरफ से लड़ते हैं। फिर अगर देखें तो अफगान इनकी तरफ से लड़ते हैं। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ महमूद खिलजी जो है वो अपनी धार्मिक नीति से प्रेरित था, और महमूद खिलजी ने मेदिनी राय के परिवार वालों के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसका बदला तो लेना था ही। और यही वजह है कि युद्ध लड़ा गया, जिसे कहते हैं गागरोन का युद्ध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गागरोन के युद्ध के बाद अगर हम देखें तो लड़ाई शुरू हो रही है बाबर के साथ, यानी कि इधर से तीसरा संकट, पहला, दूसरा और तीसरा। अब एक संकट जो और है वो है बाबर। बाबर का जन्म मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक स्थान पर हुआ। बाबर ने भारत में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 युद्ध किए: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। 1526, 1527, 1528, 1529। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कहता है कि मुझे भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा की ओर से पत्र आया था। लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक है, और राणा सांगा को कोई जरूरत भी नहीं है कि वो बाबर को पत्र लिखें और बाबर को पत्र लिखकर बुलाएं और कहें कि साहब आप आइए और भारत पर आक्रमण करें। तो इसका मतलब, अगर ये बात बाबर की सही होती कि राणा सांगा ने पत्र लिखा है, तो ऐसी स्थिति में उस काल के अन्य इतिहासकार भी तो लिखते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो सीधी सी बात है, बाबर के साथ 2 युद्ध हैं, एक बयाना का युद्ध और एक है खानवा का युद्ध। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहला अगर हम देखें तो एक युद्ध है जिसे कहते हैं बयाना। बयाना का जो ये युद्ध है, ये लड़ा गया था 16 फरवरी।
1527, 16 फरवरी 1527 को। और इस बयाना के युद्ध की अगर हम बात करें तो इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। एक्चुअल में हुआ क्या कि बाबर के जो सैनिक थे वो पानीपत के प्रथम युद्ध से वापस दिल्ली लौट रहे थे। तो रास्ते में भरतपुर के पास बयाना में राणा सांगा के सैनिकों ने देखा बाबर के सैनिकों को। तो इस समय बाबर का जो सेनापति था बाबर बाबर का सेनापति, इसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। और इधर सांगा के सैनिक, तो जब बाबर के सैनिक एक प्रकार से अगर आप देखें कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद यानी इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में बयाना में राणा सांगा के सैनिकों ने इनको देखा और इन पर अटैक कर दिया और मुगल सैनिक डर कर भाग गए। और राणा सांगा के सैनिकों ने बयाना पर अधिकार कर लिया। सांगा की विजय। अब कहते हैं कि बयाना के युद्ध के बाद यानी एक महीने के बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। और खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा भरतपुर के भुसावर नामक स्थान पर, भुसावर नामक स्थान पर रहे नहीं, रास्ता दूसरा पकड़ लिया। सीकरी जा रहे थे और ये भुसावर वाला रास्ता पकड़ लिया जिसमें उनको समय लग गया। और जो कहा जाता है कि एक महीने तक भुसावर में रहे, तो उधर बाबर जो है वो अपनी युद्ध की तैयारियों में लगा रहा। इधर राणा सांगा ने रास्ता बदल लिया और जैसे ही राणा सांगा भरतपुर स्थित रूपवास तहसील में पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंचने के बाद राणा सांगा के सैनिकों को एक प्रकार से समय ही नहीं मिलता अपनी सेना को जमाने का। और उधर बाबर एक महीने से तैयारियों में व्यस्त था। तो बयाना का युद्ध, राणा सांगा की विजय हो गई साहब। अब राणा सांगा की विजय हुई तो मुगल सैनिक डर गए। इसी बीच बात करें तो मुगल सैनिकों ने युद्ध से इनकार कर दिया। बोले क्यों इनकार कर दिया था? अगला युद्ध क्योंकि हार गए थे, पूरी तरह हार गए थे। तो मुगल सैनिक कह रहे थे कि राजपूत जो है ना वास्तव में लड़ने के लिए या जीतने के लिए युद्ध नहीं करते। राजपूत जो हैं वो एक प्रकार से मरने के लिए युद्ध करते। इसी समय काबुल का एक ज्योतिष, और इस ज्योतिष का नाम था मोहम्मद शरीफ। इस मोहम्मद शरीफ ने ये घोषणा कर दी कि इस समय मुगलों के जो सितारे हैं ना वो सही नहीं है, और अगर इस समय बाबर ने युद्ध किया तो हर स्थिति में बाबर को पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो मोहम्मद शरीफ ने क्या किया, पराजय की भविष्यवाणी कर दी।
पराजय की भविष्यवाणी कर दी, तो अब बाबर सैनिकों में जोश भरने का काम कर रहा है या मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जोश बढ़ने या मनोबल बढ़ाने का जो काम कर रहा है, तो सबसे पहले कहता है कि भाई सैनिकों को कि आप लोग परेशान मत हो, ज्यादा शराब पीने की वजह से आप लोगों का दिमाग सही नहीं चल रहा है, इसलिए सबसे पहले हम शराब नहीं पियेंगे, आप भी नहीं पियेंगे और मैं भी नहीं पीऊंगा। ठीक है साहब। बाबर ने पहली चीज की शराब न पीने की बात। सैनिकों ने कहा कि साहब आप शराब पियो ना पियो, हम क्या करें साहब, हम आपके साथ मरने के लिए थोड़ा ना जाएंगे। ठीक है। बाबर ने एक और बात कही, बाबर ने कहा कि व्यापारियों से व्यापारियों से लिया जाने वाला तमगा कर संभाल, और सबको मैं एक एक चांदी का सिक्का दूंगा। फिर सैनिकों ने कहा कि साहब हम क्या करें, हम आपके लिए क्यों मरे, कर हटाओ चाहे ना हटाओ। अब ऐसी स्थिति में बाबर को लगा कि साहब सैनिक तैयार नहीं हो रहे हैं, और बाबर ने कहा कि ये युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है। युद्ध को धर्म युद्ध कहा और नारा दिया जिहाद। सिंपल तो समझिए कि कहा गया कि सभी जो है कुरान शरीफ की छूकर कसम खाएंगे कि या तो हम फतेह करेंगे या फिर जंग में अपनी जान दे देंगे। अब धर्म के नाम पर सभी एक हो गए और राणा के साथ बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने का निर्णय लिया, और उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नारा कौन सा टैक्स क्या न करने की बात की। फिर एक युद्ध है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। खानवा जो है ये वर्तमान भरतपुर के रूपवास तहसील में है। वर्तमान भरतपुर के रूपवास तहसील में है। अब राणा सांगा की बात करें तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ सांगा, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ बाबर। राणा सांगा ने इस युद्ध में एक प्रथा जिसे कहा जाता है पाती पेरवन, पाती पेरवन प्रथा का पालन किया। और पाती पेरवन का मतलब है कि जितने भी राजपूत हैं वो सारे के सारे इस युद्ध में भाग लेंगे और अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ भाग लेंगे। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध में, यानी कि राणा सांगा के साथ
7 राजा, 9 राव और 104 सामंत थे। 7 राजा, 9 राव, व 104 सामंत। अभी वो दिखाऊंगा आपको एक मैप के माध्यम से, बुक में से लाया हूं मैं, कि युद्ध की जो रणनीति थी वो किस तरीके से बनाई गई, क्या हुआ था। अब राणा सांगा के साथ कौन कौन थे, अगर इसकी एक लिस्ट देखूं इस प्रथा के तहत, तो देख, पहली बात, एक था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा, ये पृथ्वीराज कछवाहा जो थे, ये आमेर के थे। फिर मारवाड़, मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ की ओर से राव गांगा के पुत्र मालदेव आए थे। राव मालदेव। फिर चंदेरी का एक, जिसकी बात हमने अभी करी, मेदिनी राय। फिर हम बात करें तो इसमें भरतपुर के थे अशोक परमार, बीकानेर के कल्याणमल। भरतपुर के अशोक परमार, कि वही अशोक परमार हैं जिन्हें राणा सांगा ने ऊपरमाल का क्षेत्र प्रदान किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सिरोही के अखेराज, सिरोही के अखेराज, ईडर के भारमल, सादड़ी के झाला अज्जा, सादड़ी के झाला अज्जा, मेड़ता के वीरम देव, मेड़ता के वीरम देव। इसके अलावा अगर बात करें तो मुस्लिम सरदार हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम सरदार। फिर बात करें तो महमूद लोधी, ये महमूद लोधी जो था, ये इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था। और एक और याद रख लीजिए, बीकानेर के कल्याण। तो इधर अगर हम बात करें तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया, राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया। राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पेरवन प्रथा का पालन किया, जिसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत थे। कर्नल जेम्स टॉड इसके बारे में चर्चा करते हैं। इधर बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा, तुलगमा भी कह सकते हैं, तुलुगमा पद्धति व उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया।
उस्मानी या रूमी विधि का मतलब है तोपों को सजाने की विधि। तोपों को सजाने की विधि। बाबर के तोपची थे। एक का नाम था उस्ताद अली। और एक का नाम था मुस्तफा। तुलुगमा पद्धति उज़्बेकों से सीख के आया था और मध्य एशिया में उज़्बेक हुए हैं। तुलुगमा पद्धति का मतलब है दुश्मन को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर कर युद्ध करना। दुश्मन को आगे और पीछे दोनों ओर से घेर कर युद्ध करना, इसको कहते हैं तुलुगमा पद्धति। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। हमारा वर्तमान भरतपुर के रूपवास तहसील में स्थित है। ये एक रक्षा पंक्ति आपको दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे ये तो तोपों को सजाने की विधि जो है उसे उस्मानी विधि मान लीजिए। अच्छा, ये तो पैदल सैनिक घुड़सवार भी हैं। देखिए, हार के कई कारण हैं साहब। राणा सांगा जो हारे, बाबर के द्वारा तोप खाने का पहली बार प्रयोग कर भगदड़ सी मच गई साहब। दूसरा, तुलुगमा पद्धति। और कहते हैं कि रायसिन और नागौर के, रायसिन का तो एक था जिसका नाम था सलहदी तंवर, और नागौर के एक थे खानजादा। ये क्या करते हैं कि युद्ध में अंतिम समय में राणा सांगा का साथ छोड़कर मिल जाते हैं बाबर के साथ। बाबर ने क्या किया, इधर एक सुरक्षा पंक्ति बना ली और पीछे तोप खान। अब ये इधर से अटैक कर रहे हैं, इधर कुछ सुरक्षित सैनिक रखता था। जैसे ही इधर से अटैक शुरू होता तो बाबर खुद यहाँ है, जबकि राणा सांगा खुद आगे है। देखो आप, सिपाही कम है, सैनिक कम है, सिपाही ज्यादा है, लेकिन भगदड़ सी बात है, एक भीड़ सी बात है। दूसरा, इतने सारे आ रहे हैं, 7 राजा हैं, 9 राव हैं, 104 सामंत हैं, तो वो जो सैनिक जहां से आए हैं वो अपने क्षेत्र के शासक के प्रति वफादार हैं। तो ये भी एक प्रकार से कारण हो रहा है पराजय का। तो जैसे ही युद्ध शुरू होता तो बाबर यहाँ से आदेश देता, तो यहाँ जो रिजर्व सेना है ये सीधे आती और इधर से अटैक करती। तो दुश्मन को आगे और पीछे दोनों ओर से घेर कर युद्ध करने की व्यवस्था को कहते थे तुलुगमा पद्धति। उज़्बेकों से सीख कर आया था और यही वजह रही कि राणा सांगा इस युद्ध में हार गए। तो हार के प्रमुख कारण अगर हम कहें, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। सांगा की पराजय के कारण, 2-3 आप याद रखिए। पहला कारण है तोप खाना, बाबर का, बाबर का तोप खाना। दूसरा, तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति। और तीसरा, जो इतिहासकार कहते हैं, सलहदी तंवर व खानजादा का विश्वास रहा। सलहदी तंवर व खानजादा, ये नागौर का था, का विश्वास रहा। अब इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुए
एक्चुअल में हमारे राणा सांगा खुद ही एक प्रकार से युद्ध में आगे उतर जाते थे। तो जैसे ही युद्ध में उतरे तो राणा सांगा के तीर लगा और तीर लगने से राणा सांगा घायल हो गए। तो खानवा सांगा घायल। अब जब सांगा घायल हुए तो सांगा को खानवा के युद्ध से बाहर किसकी देखरेख में निकाला गया? तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा, जो कि आमेर के थे, और एक व्यक्ति थे अखिराज, जो कि सिरोही के थे। अखिराज व पृथ्वीराज कछवाहा। अब युद्ध से निकाल रहे हैं तो सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि राणा सांगा का मुकुट किसने धारण किया? तो याद रखिएगा, एक जगह है काठियावाड़, काठियावाड़ में भी एक जगह हलवद, हलवद के राजा या कहें झाला राज सिंह थे, और राज सिंह के जो एक पुत्र थे जिनका नाम था झाला अज्जा। तो झाला अज्जा ने राज मुकुट या राज चिन्ह धारण किया। झाला अज्जा। ने राज चिन्ह धारण किया। कहाँ के थे? काठियावाड़। अब साहब राणा सांगा जब घायल हो गए तो घायल हुए तो इनको लाया गया बस। ये पड़ता है 2 साल। अब जब इनको होश आया राणा सांगा को, तो इन्होंने कहा मैं तो वापस जाऊंगा साहब युद्ध में। ऐसी स्थिति में बाबर जो था वो चंदेरी के शासक मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल गया। अब राणा सांगा के सरदार, ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि राणा सांगा के सरदारों को लगा कि कहीं पूरा का पूरा सैन्य दस्ता ही नष्ट ना हो जाए, और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया गया। कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया गया और कालपी में ही सांगा की मृत्यु हो गई। फिर कालपी से मांडलगढ़ ले जाया गया था शव को। कालपी से मांडलगढ़, मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा। लेकिन रास्ते में पड़ाव जो है वो बसवा। तो ध्यान रखिएगा, 2 जगह है या 3 जगह है, कालपी, बसवा, और एक है आपका मांडलगढ़। अगर देखें तो अगर आपसे पूछे कि राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, तो बताएंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में ही इनकी छतरी है। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? भीलवाड़ा में। और यदि पूछे कि राणा सांगा का स्मारक, या कहें चबूतरा कहाँ है, तो ये कहेंगे साहब बसवा में। फिर एक और सवाल बनता है कि जो छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया? तो छतरी का निर्माण अशोक परमार।
अशोक परमार की देखरेख में हुआ। और इधर अगर देखें तो ये जो स्मारक या चबूतरा है, ये एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आमेर के कछवाहों यानी पृथ्वीराज कछवाहा की देखरेख में बनाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, राणा सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। बाबर ने अपने शत्रुओं का कत्लेआम किया, और कहते हैं कि उनकी खोपड़ियों को बटोर कर एक मीनार जैसी खड़ी कर दी। और इसी खानवा के युद्ध के बाद बाबर के द्वारा एक उपाधि ली गई, गाजी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बाबर के द्वारा युद्ध के पश्चात उपाधि ली गई, और इस उपाधि का नाम था गाजी। गाजी का मतलब है काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला। और आगरा, दिल्ली बाबर के नियंत्रण में आ गया, और एक प्रकार से देखा जाए तो राजपूत शक्ति उस समय के लिए शांत हो गई। तो ये था राणा सांगा से संबंधित एक अध्याय जो आज हमने देखा। ये वाली क्लास हमारी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।